नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी है और हमारे सभी किसान भाई अपने खेतों में खरीफ की बुआई भी कर चुके हैं। लेकिन मौसम के बदलते हुए मिजाज के चलते हमारे कई क्षेत्रों में मानसून अभी पूरी तरह सक्रिय नहीं हुआ है, जो कि किसान भाइयों के लिए चिंता की लकीर खींच सकता है। ऐसे समय में हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी विषयों की जानकारी लेंगे आज हम अपने विषय विशेषज्ञों से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मंडी भाव के साथ में खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। दलहन तिलहन की बुआई बढ़ी, गेहूं पर आयात शुल्क लगेगा, मिलेगा बिजली सब्सिडी का लाभ, रामतिल की उन्नत तकनीक और उपयोगी बोनी यंत्र डिबलर। देश में गत माह हुई अच्छी बारिश के चलते चालू खरीफ मौसम में अभी तक दलहनों, तिलहनों, कपास और मोटे अनाजों की बुआई आगे चल रही है। कुल खरीफ बुआई 306 लाख हेक्टेयर को पार कर गई है। इसमें धान का रकबा बढ़कर 54.03 लाख हेक्टेयर हो गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक अब तक धान की रोपाई 54.03 लाख हेक्टेयर में की गई है, जबकि दलहनों की बुआई 22.61 लाख हेक्टेयर में, मोटे अनाज 43.72 लाख हेक्टेयर में, तिलहनों की बुआई 74.17 लाख हेक्टेयर में और कपास की बुआई 60.16 लाख हेक्टेयर में की गई है। मौजूदा समय में गेहूं पर कोई आयात शुल्क लागू नहीं है। कम वैश्विक कीमतों तथा घरेलू बाजार में बेहतर गुणवत्ता वाले अनाज की कमी के कारण आटा मिलें तथा व्यापारी गण इसका आयात कर रहे हैं। खाद्यान्नों की खरीद और वितरण करने वाली एफसीआई प्रमुख एजेंसी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, खाद्य मंत्रालय ने गेहूं के आयात पर 10% का आयात शुल्क लागू करने का प्रस्ताव किया है। इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय संबंधित मंत्रालयों के परामर्श के बाद किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि विदेशों से होने वाली खरीद को रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि देश में इसका पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। किसानों के साथ बीपीएल श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिलेगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी मासिक खपत 30 यूनिट है, उन्हें राज्य शासन 90 पैसे प्रति यूनिट की सब्सिडी देगा। गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के एकल बत्ती उपभोक्ताओं को प्रति माह 25 यूनिट पर रुपये 2.90 प्रति यूनिट सब्सिडी दी जाएगी। कृषि उपभोक्ताओं की श्रेणी में बिना मीटर या फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ताओं को रुपये 100 प्रति माह प्रति हॉर्स पावर के हिसाब से बिजली बिल का भुगतान करना होगा। शेष राशि मध्य प्रदेश शासन द्वारा वहन की जाएगी। रामतिल बोने के पहले खेत की 2 बार देशी हल से जुताई करें। हल्की बारिश होने पर बखर या पाटा चलाकर खेत को अच्छी तरह से तैयार करें। साथ में अंतर्वर्तीय फसल लेना है तो खरीफ में सोयाबीन के साथ ज्वार, अरहर, तिल की बोनी कर सकते हैं। उटक मंड नंबर 5, JNC 6, JNC 1 जैसी किस्में लगाई जा सकती हैं। जुलाई के तीसरे सप्ताह में रामतिल बोने से पैदावार अधिक मिलती है। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई से अधिक नहीं बोएं। छोटे खेत हों या पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ बोनी करना थोड़ा कठिन होता है। ऐसी स्थिति में सोयाबीन, ज्वार, मक्का बोने के लिए डिबलर काफ़ी उपयोगी है। इस यंत्र से मध्यम बीज की बोनी की जा सकती है। हाथ से चलने वाले इस यंत्र में बीज बक्सा तथा निकास द्वार की व्यवस्था की गई है। बहुत कम कीमत के इस यंत्र से बोनी करना आसान हो जाता है। जिन किसान भाइयों का खेत छोटा है या पहाड़ी क्षेत्र में है, उनके लिए डिबलर नामक यह यंत्र काफ़ी उपयोगी है। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। कृषि आदान जैसे खाद, बीज की अग्रिम व्यवस्था करें, मिर्च की रोपाई करें, सब्जी फसलों की कटाई तथा सतत निगरानी करें, सोयाबीन बीज का अंकुरण परीक्षण कर बोएं, वैज्ञानिकों से चर्चा कर अच्छी किस्मों का चयन करें, क्षारीय भूमि में सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग करें, फल वृक्षों की रोपाई के लिए उचित दूरी पर गड्ढे तैयार करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
ये लो। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे समय में हमें हमारी खेती के साथ साथ हमारे पशुधन पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बारिश में भीगने से बचाना, चारे की उपलब्धता, उनकी खली में फफूंदी का न होना, इन सभी बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। पशुओं की देखभाल कैसे करें, इसी विषय पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। हमारे विशेषज्ञ हैं PK शर्मा। हरा जो है इस समय पशु के लिए ग्रीष्म ऋतु में बहुत इसका अभाव होता है, और जैसे ही हरा आया है तो पशु जो है हमारा, जैसे ही हम उसको खोलते हैं तो हरी घास की ओर वह दौड़ता है। और ग्रेजिंग जब ज़मीन में वह करता है तो चरते समय पशु के घास के साथ में कई प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोआ हैं, वह घास को काटने में ज़मीन से रगड़कर जब दांतों से वह काटता है तो उसके साथ में मिट्टी भी आ जाती है और कई प्रकार के जो प्रोटोजोआ हैं, बैक्टीरिया हैं, वह भी जो है घास को खाते समय आ जाते हैं। तो इसका प्रभाव क्या होता है, पशु जो है दस्त करने लगता है। जो मिट्टी में बैक्टीरिया, वायरस, जो प्रोटोजोआ हैं, यह अपने हमारी जो चयापचय क्रिया है, हमारा जो पाचन तंत्र है पशुओं का, वह प्रभावित होता है। और ऐसे में जो है पशु जब दस्त करेगा या रुकी हुई जगह जहाँ पॉन्ड्स हैं, तालाब हैं, ग्रीष्म ऋतु में जिन तालाबों का पानी सूख जाता है, ऐसे में वहाँ जो स्नेल घेंगा होता है, घेंगे के अंदर एक प्रकार का जो है रोगाणु होता है, वह पशु रुकी हुई जगह के पानी पीने से भी, जब पानी पशु पीता है तो इससे भी लिवर फ्लूक नाम की जो बीमारी है वह पशुओं में हो जाती है। और इसके लक्षण जो हैं ख़ास तौर पर यह है कि पशु का एक तापमान बढ़ेगा, साथ ही साथ माने पशु जो दस्त करेगा उसमें काफ़ी मात्रा में जो है बिल्कुल पतले, यहाँ तक खून मिश्रित दस्त, जो डिसेंट्री पैचेस, वह होगी। और लगातार इस प्रकार के दस्त जो है अपचन के कारण यदि जो दस्त होते हैं, जैसे हम कोई भूसा नया खिलाएंगे, हरी घास खिलाएंगे, तो ऐसे दस्त जो नया खाना खाने से जो बनते हैं वह स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन यदि हमारे दस्तों के साथ किसी प्रकार के बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ यदि खाने में आ गए हैं तो इस प्रकार के दस्त जो है बगैर जो है दवाओं के ठीक नहीं होंगे। तो पशु को जब अधिक दस्त लग जाते हैं तो आप पशु चिकित्सक की सलाह लेना ना भूलें। ऐसे में पशु को जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है, पशु जो है पानी ज़्यादा पिएगा और पानी ज़्यादा पीने से इस पशु के प्यास नहीं बुझेगी। चूँकि वह दस्त जो है काफ़ी मात्रा में हो जाते हैं तो उसकी जो त्वचा है, मांसपेशियां हैं, एकदम ढीली पड़ जाती हैं और इस प्रकार की जो पानी की कमी है वह साधारण पानी पीने से दूर नहीं होगी। तो पशु चिकित्सक उसमें विधिवत उसका उपचार करेंगे, उसको फ्लूइड थेरेपी मतलब बाटल के रूप में उसको पानी देंगे, तब जाकर कहीं हमारे पशु के दस्त ठीक होंगे। साथ ही साथ इस समय जो है ग्रीष्म से चलता हुआ अभी समय है, तो ऐसे में जो है पशु के शरीर पर किलनियों का भी भारी प्रकोप है। किलनियाँ जो है पशु के जो स्वास्थ्य पर बिल्कुल बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। ये जो किलनियाँ हैं इनको हम साधारण ना समझें। एक तो ये निरंतर जो है खून चूसती रहती हैं और शरीर में जो है खून का ही खेल है, खून से दूध बनता है। और ये कई प्रकार की जो भयावह बीमारियां हैं, आपने सुना होगा कि लाल पेशाब नाम की एक बीमारी, पशु लाल रक्त जो है पेशाब करेगा, कॉफ़ी कलर की जो है पेशाब करेगा,
तो इस प्रकार की जो बीमारी है वह किलनियों द्वारा फैलती है, जिसको बेबेसियोसिस कहते हैं। यह बेबेसिया नाम के प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। और एनाप्लाज्मा नाम का जो प्रोटोजोआ है वह भी इस प्रकार की किलनियों के द्वारा ही होता है। जो मिडूले होते हैं, किलनियाँ होती हैं, पिस्सू होते हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा पशु को हानि पहुंचाते हैं। इससे पशु को बहुत ज़्यादा तनाव होता है। स्ट्रेस में जब हमारा पशु रहेगा तो ना तो उसको खाने में ध्यान रहेगा, ना उसको चैन पड़ती है। हम उदाहरण के तौर पर यदि हमारे शरीर में एक किलनी जो बाह्य परजीवी है, यदि ये शरीर में आकर एक किलनी लग जाए तो जब तक हम उस किलनी को निकाल नहीं देंगे चैन नहीं पड़ेगी। और हम इस बात को सोचें कि पशु के शरीर पर इतनी असंख्य किलनियाँ लगी रहती हैं तो उसको क्या बेचैनी नहीं होती होगी, उसको तनाव नहीं होता होगा। और तो इस प्रकार से किसान भाइयों को समझना होगा कि ये जो किलनियाँ हैं इनको पशु के शरीर पर बिल्कुल ना लगी रहने दें। इसके लिए कई प्रकार की जो है बाज़ार में योग्य पशु चिकित्सक से आप इनकी सलाह लेकर, किलनियों की दवा लेकर, इसके इंजेक्शन भी आजकल इसका खोज निकाला है। इंजेक्शन यदि हम एक लगा देते हैं तो इससे 2 से 3 महीने तक जो है पशु को किलनियों से राहत मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये कुछ जो प्रमुख बीमारियां हैं ये वर्षा ऋतु में काफ़ी प्रभाव डालती हैं, तो इनका जो है आप विशेषकर ध्यान रखें। पशुओं में इस समय जब हमारी गाय गर्भवती होती है, भैंस, इसकी देखभाल भी बहुत आवश्यक हो जाती है। जब हमारी पशु गर्भवती है तो उस समय पशु के लिए चाहिए कि हम उसको कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स और जो दाने की जो कंसंट्रेट की मात्रा है वह विधिवत दें। इसमें क्या होगा कि जो गर्भस्थ शिशु है उसका विकास अच्छा होगा, और गर्भ में जब बच्चे का पोषण अच्छा होगा और साथ ही साथ जब हम कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स, खनिज लवण उसको देंगे, कंसंट्रेट उसको देंगे, हरा जो है उसको देंगे, तो इसका जो है सीधा प्रभाव पशु के स्वास्थ्य पर जाता है। साथ ही साथ जो गर्भस्थ शिशु है उसका विकास भी अच्छा होता है। और जब बच्चे का विकास अच्छा होगा, पूर्ण रूप से एक स्वस्थ बच्चे को जो है हमारी गाय जन्म देगी, तो उसकी जो है बाहर आने के बाद जो है उसकी जीने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। किसी भी प्रकार की बीमारी जब हमारा इस प्रकार का नवजात, परिपक्व नवजात जब बाहर आएगा तो वह चाहे बरसात हो, धूप हो, ठंड हो, उसमें सहनशीलताएं काफ़ी होती हैं। तो इस प्रकार से किसान भाई गर्भवती गाय की, भैंस की देखभाल अच्छे से करें। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। किसान भाइयों, खरीफ का मौसम शुरू हो चुका है और हमारे कई किसान भाई या तो खरीफ की बुआई कर चुके हैं या करने वाले हैं। ऐसे समय में यदि हम मक्का की हाइब्रिड बीजों का चुनाव कर बुआई करेंगे तो जहां एक और रोग मुक्त फसल प्राप्त होगी, वहीं दूसरी ओर लाभ भी अच्छा कमाया जा सकता है। मक्का की हाइब्रिड तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी लेंगे अपने विशेषज्ञ से। हमारे विशेषज्ञ हैं सुनील कैथवास। आज यहाँ पर आपको हाइब्रिड मक्का उत्पादन तकनीक के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं, विश्व भर में मक्का का उत्पादन क्षेत्र काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। गेहूं और धान के पश्चात तीसरे नंबर पर मक्का की फसल आ रही है। इसका रकबा धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्यतः रकबा बढ़ने का जो मुख्य कारण है इसकी उत्पादन क्षमता अधिक होना और इसकी खेती में कल्टीवेशन लागत कम होना। मक्का में अगर बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, बैतूल और सिवनी ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मक्का की खेती हो रही। मक्का की खेती वैसे खरीफ सीजन, रबी सीजन और जायद में तीनों ही सीजन में मक्का की खेती की जा सकती है। खरीफ का सीज़न चल रहा है। हाइब्रिड मक्का
एक खेती का बहुत अच्छा स्रोत बनता जा रहा है, जिससे किसानों को अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। हाइब्रिड मक्का में किसान भाई जब खेती करता है तो मुख्यतः उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि वो किस्मों का चुनाव बहुत अच्छे से करे, अच्छे उत्पादन देने वाली, रोग कीटों से लड़ने की क्षमता वाली और अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का ही चुनाव किसान भाई करे। हाइब्रिड मक्का की अगर बात करें तो HQPM हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज़ मक्का ये करके वैरायटी आ रही है। 1 नंबर HQPM 1, HQPM 4, HQPM 5 इन किस्मों का चुनाव हाइब्रिड मक्का पैदावार तकनीक में किसान भाई कर सकता है। ये किस्में 85 से 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है और 70 से 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन इन किस्मों का दाने के रूप में किसान भाई ले सकते हैं। दाने के साथ साथ अगर किसान भाई हरे भुट्टे के रूप में मक्का की खेती करना चाहता है तो इसमें कई प्रकार के अभी ऑप्शन चल रहे हैं, किसान भाई उनका भी उपयोग कर सकता है। स्वीट कॉर्न मक्का की एक श्रेणी है जिसका किसान भाई अगर उत्पादन करता है हरे भुट्टे के लिए तो ये बहुत अच्छा सोर्स है। इसका कई प्रकार से खाद्यान्नों में उपयोग किया जाता है, हरे भुट्टे में, सूप में, तो ये भी एक अच्छा लाभप्रद खेती का सोर्स हो सकता है। इसमें कई प्रकार की किस्में आती है, उनका किसान भाई चुनाव करे। इन किस्मों में बीज दर कम लगती है तो एरिया भी जल्दी कवर हो जाता है। 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई इसका उपयोग कर सकता है। 70-75 दिन में पककर तैयार हो जाती है और 110 से 120 कुंटल हरे भुट्टे के रूप में किसान भाई इससे उत्पादन प्राप्त कर सकता है। दूसरा बेबी कॉर्न जो कि हरे भुट्टे के लिए एक अच्छा स्रोत है, इसका भी किसान भाई उपयोग कर सकता है। इसमें 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के दर से किसान भाई उपयोग करें और ये मक्का जो है 50 से 55 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। 55 से 90 कुंटल प्रति हेक्टेयर हरे भुट्टे के रूप में इसका उपयोग किसान भाई कर सकता है। ये हो गई किस्मों की पश्चात। इसके पश्चात आता है बुआई। बुआई की दूरी किसान भाई 60 सेंटीमीटर, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखे। बीज दर अलग अलग प्रकार की किस्मों के अनुसार कुछ कम ज़्यादा हो सकती, तो किस्मों के सिलेक्शन के अनुसार ही किसान भाई बीज दर का उपयोग करे। दूसरा उसमें आता है किसान भाई फसल संरक्षण के उपाय अपनाएं। चूँकि अगर खरीफ सीजन में मक्का की खेती करा तो खरपतवार एक प्रमुख समस्या मक्का की खेती में हो सकता है, इसलिए खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान दें। यांत्रिक विधि या रासायनिक विधि के माध्यम से खरपतवारों का नियंत्रण कर सकता है। यांत्रिक विधि में हम बात करें तो निदाई, गुड़ाई और डोरा कुल्पा के माध्यम से किसान खरपतवारों का नियंत्रण कर सकता है। और रासायनिक विधि की अगर बात करें, किसान रासायनिक विधि में जाना चाहता है तो 2 प्रकार से रासायनिक विधि का उपयोग कर सकता है, रसायनों का उपयोग कर सकता है, बुआई के समय और खड़ी फसल में। बुआई के समय प्री इमरजेंस खरपतवार नाशक आते हैं, इनका उपयोग किसान भाई कर सकता है। एट्राजिन 1 किलोग्राम दवा प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई बुआई के पश्चात और अंकुरण के पूर्व खेत में उपयोग करे तो खरपतवारों से निजात मिलती है। इसी के साथ साथ अगर खड़ी फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार किसान भाइयों को खेत में दिखाई दे रहे हैं तो 2,4-D 38% सोडियम साल्ट दवा का 1.5 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर की दर से अगर किसान भाई उपयोग करता है तो उसको चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों से निदान खेत में समस्या। इसी प्रकार रोग और कीटों का नियंत्रण किसान भाई समय समय पर फसल की निगरानी करे। अगर किसी प्रकार को उसको रोग के लक्षण दिखाई दें या कीट अटैक के लक्षण दिखाई दे तो उसकी अनुशंसित दवाओं का प्रयोग करें। रोगों में मुख्यतः पर्ण अंगमारी मक्का का एक रोग होता है जिसमें कि गोलाकार अंडेकार कत्थई कलर के पत्तियों पे धब्बे बनते हैं। इस रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो किसान भाई उसमें मेनकोजेब दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर दर से अगर उपयोग करता है तो इस रोग का निदान हो सकता है। इसी के साथ साथ डाउनी मिल्ड्यू एक रोग आता है जिसमें कि प्रारंभिक अवस्था में निचली पत्तियों पर पीले कलर की धारियां दिखाई देती है और धीरे धीरे ये बढ़कर भूरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार के अगर लक्षण किसान भाई को खड़ी फसल में दिखाई देता है तो एप्रोन दवा का बीजोपचार करें जिससे कि उसमें ये लक्षण दिखाई ना दे। इसी के साथ साथ किसान भाई इसमें कीट नियंत्रण के लिए जो उसको सिम्टम दिखाई दे या लगातार वो मक्का की खेती कर रहा है जिसमें कि उसको कीटों का अटैक हो रहा है तो इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए वो पहले से तैयार रहे। कीटों की अगर बात करें तो इसमें तना छेदक कीट मक्का का बहुत प्रमुख कीट है जो कि पत्तियों को प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों को खुरच कर खाता है, फिर तने को नुकसान पहुंचाता है जिसके कारण तना वहां से टूट जाता है, डेड हट का निर्माण हो जाता है। इसके लिए किसान भाई 4-10G दवा का इस्तेमाल कर सकता है या फिर हमारा कार्बोफ्यूरान दवा का 3G 10 किलोग्राम दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रोरो के पास में उपयोग कर सकता है। इसके साथ साथ तना मक्खी का अटैक जब होता है तो तने के अंदर नुकसान पहुंचाती है और वहाँ से डेड हट का निर्माण हो जाता है। अगर उसको हम निकाल के देखें तो डेड हट वहाँ से टूटकर अलग हो जाती है, इसलिए
उसके लिए टेंजी दवा, फोरेट टेंजी और कार्बोफ्यूरान दवा का उपयोग कर सकता है। कटाई इसके रोग और कीट नियंत्रण के पश्चात किसान भाई फसल का परिपक्वता के लक्षण देखते हुए परिपक्वता के आधार पर कटाई करे और अच्छा उत्पादन करे और उसका भंडारण करे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, हम आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से दी गई जानकारियों से आप निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। फिर भी यदि किसी किसान भाई के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है या फिर कोई किसान भाई अपनी सफलता की कहानी हम तक पहुंचाना चाहे तो पत्राचार करना ना भूलिएगा। पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, आज का कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं पूर्वा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।